अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, 12 अगस्त को असम्बली जो है, कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। उसके बाद वो तहलील हो जाएगी। 60 या 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, तो नवंबर से इंतखाबात आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इस्लामाबाद की राहदारियों में बातें होती रहती हैं और ये बात सुनने में आ रही है कि शायद फरवरी मार्च तक ये इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में भी सुनने में ये आ रहा है कि शायद वो अगस्त के महीने में पाकिस्तान जा रहे हैं। 14 अगस्त की डेट भी सामने आ रही है। फिर पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर पिच कर रही है। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है उनमें क्या दूरियां बढ़ेंगी? क्योंकि दुबई में जो मुज़ाकरात हुए जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब में, तो उसके बाद थोड़ा-सा जो दोनों जमातों में तल्खियाँ थीं, वो भी कम हुई। लेकिन एक बात तो तकरीबन तय है कि इन्होंने इकट्ठे तो इलेक्शन लड़ने नहीं हैं। तहरीक-ए-इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? क्या अगर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ गिरफ्तार हो जाते हैं, नाअहल हो जाते हैं, किसने पार्टी को लीड करना है? और दूसरी जो पाकिस्तानी मईशत की बात है, तो आईएमएफ से तो मामलात तय पा गए हैं। लेकिन ये बात भी तवातुर से की जा रही है कि इस वक्त पाकिस्तानी मईशत जो है वो स्टिल वेंटिलेटर पर है, यानी उसको बचाना है, उसको रिवाइव करना है। और तमाम सियासी जमातें, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, उनको मिनिमम एजेंडे पे इंतखाबात से पहले मुत्तफिक होना पड़ेगा कि कम अज कम मईशत पर सियासत नहीं हो सकती। क्या ये हो पाएगा? तो आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे आसमा शिराजी साहिबा से, मुर्तज़ा सुलंगी साहब से, और उसके अलावा तहरीक इंसाफ के साबिक जो रहनुमा हैं अजमल वजीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, उनसे माशी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सीनियर कॉलमिस्ट और एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहब हमारे साथ होंगी। आसमा शिराजी साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मामलात तो जिस तरफ जा रहे हैं, आईएमएफ का मुआहिदा भी हो गया, लेकिन 12 अगस्त को असेंबली अपनी टेन्योर पूरी कर लेगी। उसके बाद जो है इलेक्शंस हैं। आपको इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं नवंबर में, या आप समझती हैं कि फरवरी मार्च तक? इस्लामाबाद में तो बड़ी बातें चल रही हैं, बट आप क्या समझती हैं? आपका तज्जिया क्या कह रहा है? बहुत शुक्रिया आदिल। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर फिलहाल तो कयास आराई हो सकती है, लेकिन अगर हम मारूजी हालात इस वक्त देखें जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हैं, जो इस वक्त एक रिलीफ पैकेज आपको मिला है जो कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट है और 9 महीने के लिए आपके पास एक अरेंजमेंट मौजूद है, उसको तो लगता है देख के कि इलेक्शंस जो हैं वो तकरीबन दिसंबर या जनवरी या फरवरी में, यानी 2024 में वो इलेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको नए पैकेज पे जाना है, नई एग्रीमेंट पे जाना है आईएमएफ के साथ, और वो पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वही कर सकती है। लेकिन सरेदस्त जो मईशत के हालात हैं, फ्रैंकली उसमें जो पॉलिटिकल कंसेंसस है उसके बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। और पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो आपके सामने है कि 13 जमातें तो बिल्कुल एक साथ खड़ी हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक तो अपने उस प्रोसेस के अंदर है जिसमें वो अपनी बका की जंग लड़े है, या उनकी बका मुश्किल है, या फिर ये कि उनका जो पॉलिटिकल बयानिया है वो सरेदस्त इस वक्त मौजूद नहीं है। तो एक बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो भी होगा वो इलेक्शन से पहले पहले एक एजेंडे, मिनिमम एजेंडे पे सियासी जमातों को, और जो एक अगर आसान लफ्जों में कह दिया जाए, जो DGISPR ने कहा था कि हकीकी सियासी जमातों को एक सफ़े पे आना होगा मईशत के एतबार से, और फिर वे फॉरवर्ड बनाना होगा। फिर आगे के जो मराहिल हैं उनको तय करने के लिए भी एजेंडा सेटिंग करनी होगी, और ये सब कुछ इलेक्शन से पहले करना होगा, 11 अगस्त से पहले करना होगा। और अगर 11 अगस्त से पहले ये इन प्रिंसिपल चीजों को तय नहीं किया जाता तो केयर टेकर सेटअप तो जाहिर है कि आगे वे फॉरवर्ड नहीं रखती, ना ही वो आगे जा सकती है। तो पॉलिटिकल लोगों को एक जगह पे तमाम जो भी रिफॉर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, वो सब करके मिनिमम एजेंडा जरूर केयर टेकर सेटअप को देना है, ताकि मैक्सिमम एजेंडे के ऊपर अगर वो वापस आते हैं कॉalition में तो उसको कंटिन्यू किया जा सके, या पॉलिटिकल सेटअप जो भी है वो उसको कंटिन्यू करे। अच्छा आसमा, बड़ा आपका इंटरेस्टिंग तज्जिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तहरीक इंसाफ को बेसिकली आगे बढ़ना है तो इस मिनिमम एजेंडे पर
जो हुकूमती इत्तेहाद है इस वक्त या बाकी जो सियासी जमातें हैं, वो मिनिमम एजेंडा क्या है? पाकिस्तान की मईशत है कि उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्या आप तहरीक इंसाफ को ये करते हुए, ये स्टेप्स लेते हुए देख रही हैं? आदिल, अगर ये सब कुछ करना होता तो तहरीक इंसाफ उस दिन जो कि 6 मई से पहले की जो सिचुएशन थी, जिसमें कि टॉक्स हो रही थी, जिसमें कि लग रहा था कि 30 जुलाई तक ये सेटअप जो है वो जा सकता है और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ सकता है। उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन तमाम जो मुज़ाकरात थे उनको कॉल ऑफ कर दिया। आपको याद होगा कि अचानक 3 मई को वो इस बात के ऊपर रजामंद थे, तहरीक इंसाफ रजामंद थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाते हैं और उसके लिए तहरीक इंसाफ असेंबली में वापस आके जो 90 दिन का कवर है उसको लीगल कवर दे सकती है। लेकिन अचानक 6 मई को जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो 14 मई की डेडलाइन दे देते हैं और यूं ये सबोताज हो जाते हैं, जो इलेक्शंस का सारा प्रोसेस या जो डायलॉग जो मामला चल रहा था वो सारा खत्म हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो उस वक्त इस बात के ऊपर रजामंद थे उस वक्त भी कि वो किसी एक कंस्ट्रक्टिव या जिसे कहना चाहिए वो तामीरी चीज की तरफ जाएं, वो मईशत पे बात करें, वो एक मिनिमम एजेंडे पे को तय करें, वो रिफॉर्म्स की तरफ आए, वो पॉलिटिकल और सियासी रिफॉर्म्स के साथ साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ आए। तो तहरीक इंसाफ तो कहीं इस सूरत में नजर नहीं आती है। अलबत्ता अब चूंकि तहरीक 9 मई के बाद बिल्कुल सूरत हाल जो है मुख्तलिफ हो गई है, उस मुख्तलिफ सूरत हाल में तहरीक इंसाफ का वजूद कितना रहता है और क्या इमरान खान साहब जो है वो अपनी बजाय किसी को भी लीड करने की इजाजत देंगे अपनी जमात को, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए भी वो रजामंद होंगे। तो एक तरह से तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो टोटली इस वक्त डिपेंडेंट है कि इमरान खान साहब जो है वो क्या फैसले कर लेते हैं और वो किसी भी फैसला लेने की पोजीशन में नजर नहीं आते। तो यही लगता है कि ये जो 13 जमातें हैं, देखा जाए तो एक तरह से एक नेशनल गवर्नमेंट है और इसी तरह से तहरीक इंसाफ के अंदर भी ऐसी वॉइसेस जो कि चाहती है कि बातचीत हो और आगे बढ़े, वो एक आगे बढ़ सकती है आगे जाके और एक मिनिमम एजेंडे के ऊपर जो है वो रजामंद हो सकती है। अच्छा आसमा, आखिर में ये बताएगा कि अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की बात करें, पीपल्स पार्टी पिच कर रही है बिलावल को एज अ प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट। नवाज शरीफ साहब जो है वो डिपेंड करता है कब वापस आते हैं, जो भी है जैसे भी है, पंजाब में पीएमएलएन कैसे परफॉर्म करती है। क्या पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो को पिच करना और वो करना, क्या ये एक बार्गेनिंग वो है, पोजीशन है कि हमने ही बनना है, या आप समझती हैं कि बिलावल भी बन सकते हैं जो भी मुल्क की सियासी सूरत हाल है, या क्या नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? वी विल गेट टू सी। आपका तज्जिया क्या कहता है? मेरा ख्याल है आदिल बिल्कुल बन सकते हैं और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जो ओहदा है ये मेरे यानी उनके जो भाई हैं उन्होंने कहा उनकी अमानत है। तो जो इस वक्त पीएमएलएन की सूरत हाल है, पीएमएलएन के अंदर भी इस बात के ऊपर ही इत्तेफाक है कि वजीर आजम के कैंडिडेट अगर होना चाहिए तो वो नवाज शरीफ साहब को ही होना चाहिए। और इस बात का के ऊपर इत्तेफाक एक जमात का होना जाहिर है कि और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, निकाला गया था, उनकी सियासत में वापसी, उनका इंतखाबात में वापसी, उनका इंतखाबी सियासत में वापस आना, ये एक बहुत अहम चीज होगी। और अगर इंतखाबी सियासत में वो वापस आते हैं तो वो 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर के भी कैंडिडेट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जमात में यानी पीएमएलएन के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो इस बात के ऊपर ज्यादा जज्बाती नजर आते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको नाअहल किया गया था, लिहाजा वही वजीर आजम बने। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच में है, उसमें इस बात के ऊपर अभी हतमी फैसले नहीं हुए, मगर इस बात के ऊपर जरूर बात हुई है इतलात के मुताबिक कि जो भी मेजॉरिटी हासिल करेगा नेशनल असेंबली में, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उसी का होगा। लेकिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तक नहीं, जाहिर है सदारत का ओहदा भी होता है, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं वो भी होती हैं। तो ये एक पावर शेयरिंग फॉर्मूला है जो कि बड़ी जमातों में, खास करके 2-3 जो बड़ी जमातें हैं और 2 बड़ी जमातें हैं, उनके बीच में ये मौजूद है और ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। 2008 के बाद आपको याद है कि मिसाके जमहूरियत के बाद जो पहले इलेक्शंस हुए, मोहतरमा शहीद जिंदा नहीं थी उस वक्त, और जो पहली हुकूमत बनी उसमें बहुत सारे वज़रा आपने देखे कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के थे और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त यूसुफ गिलानी साहब थे और सदर जो है वो जरदारी साहब थे। तो ये एक पावर शेयरिंग फार्मूला है जो कि इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग दोनों जमातों के बीच में डेवलप हो रही है। ठीक है, तो आखिर में आसमा ये बताएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है इकोनॉमी की,
क्या आप समझती हैं कि जो मार्केट में हमें जो एक यकीनी की सूरत हाल पैदा होती नजर आ रही है, ये स्ट्रेंथन होगी या टाइम के साथ मतलब ये हुकूमत जाती है, निगरान आती है, कुछ अनसर्टेनिटी फिर भी आ सकती है, या आप समझते हैं कि गॉन आर द डेज, बस अब पाकिस्तान अच्छी तरफ बढ़ रहा है? मेरे ख्याल है आदिल, एक तो ये एक मतलब अरेंजमेंट है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। यूं समझिए कि आईएमएफ ने हमें एक ऐसा रिलीफ दिया है जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है या थोड़ी दिनों के लिए तो वो ऑक्सीजन बनेगी, लेकिन परमानेंट हल या सोल्यूशन ये नहीं है। और इस बात का इदराक पाकिस्तान की रियासत को भी है। परमानेंट बुनियादों पे करने के लिए आपको फौरी इकदाम की ज़रूरत है। फौरी इकदाम के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम के लिए आप इंतखाबात से पहले किस हद तक सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ सकते हैं उसकी ज़रूरत है। और वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम जो है वो कैसे हासिल किया जाएगा। हो सकता है कि अगले चंद दिनों के अंदर इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो हो और मुख्तलिफ उनके केसेस हैं उनके ऊपर। उनकी आपने देखा है कि जो नया कानून बना है नैब का, उसके मुताबिक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और फिर 30-30 दिन की जो मुद्दत उसमें रखी गई है वो इसका एक मकसद हो सकता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको, लेकिन ये बात बिल्कुल तय आदिल कि अब नहीं तो कभी नहीं। यानी अब अगर पाकिस्तान की मईशत की बहाली के इकदाम ना किए गए, जिसके लिए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत, वैसे मेरे लिए तो रियासत जो है वो पाकिस्तान की पार्लिमान और अवाम है, लेकिन वो सब के सब जो है उनको वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक रिवाइवल पैकेज जो है फौरी तौर पर चाहिए, एक वे फॉरवर्ड चाहिए। और मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ इसके ऊपर के जो इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं, जो एरियाज, जो एवेन्यूज, जो सेक्टर्स खोले जा रहे हैं, उसमें अगर यकसुई इसी तरह से रही और सुप्रीम कोर्ट भी आगे आगे आने वाली सुप्रीम कोर्ट जो है, मैं मौजूदा की बात नहीं कर रही, वो भी अगर साथ में रही तो चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी, वो निस्बतन आसान हो जाएंगी। इस वक्त जो है वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी तरह से हुकूमत के साथ नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है। और ये 11 अगस्त से पहले पहले अगर किसी चीज़ पे मुत्तफिक होती है तमाम सियासी जमातें, तो बहुत आसान हो जाएगा रियासत के लिए चीज़ों को आगे बढ़ाना। ये बात भी बिल्कुल तय अपनी जगह पे कि रियासत अवाम के बगैर कुछ भी नहीं है, और अवाम जो है वो सियासी जमातों के की तरफ देखते हैं और सियासी जमातों के बगैर कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर जो दुबई में टॉक्स हुई हैं उसके ऊपर बाकायदा इस पे बातचीत हुई है, और आउट ऑफ द बॉक्स जो आइडियाज़ हैं उन पे भी बात हुई है, हो रही है, मुस्तकिल हो रही है और होनी भी है। डायलॉग की तरफ बढ़ा जाएगा, मिसाक मईशत की तरफ बढ़ा जाएगा, और उसके बाद जो है वो रिफॉर्म्स लाई जाएंगे, और हो सकता है ये बहुत पहले हो जाए, यानी कि 11 अगस्त से पहले पहले असेंबली के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म्स हों या वो लीगल रिफॉर्म्स हों, वो रिफॉर्म्स आ सकती हैं। आसमा शिराजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मुर्तजा सुलंगी साहब हमें ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने आसमा शिराजी साहिबा की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और कमेंटेटर मुर्तजा सुलंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुलंगी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दुबई में बड़ी अहम मुलाकातें हुई, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब से मिले, अब मियाँ साहब जो हैं वो सऊदी तकरीबन पहुंच चुके हैं। क्या आपको मुस्तकबिल में नवाज शरीफ साहब ही वजीर आजम बनते नजर आ रहे हैं? मैं इस इम्कान को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात इस मरहले पर नहीं है। इसका इन्हिसार होगा इलेक्शन के नताइज पर। अगर ऐसे नताइज आते हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून अपने तौर पर सादा अक्सरियत, कम अज कम सादा अक्सरियत हासिल कर लेती है जी, तो उस सूरत में तो इम्कानात होंगे। वरना अगर मखलूत हुकूमत बनाकर और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नून लीग होती है और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर होती है, तो उस सूरत में मुझे जो मौजूदा वजीर आज़म हैं शहबाज शरीफ जी, उनके जारी रहने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। बाकी जो इम्कानात हैं फिर वो बिलावल के। अच्छा, मतलब लेकिन सुलंगी साहब, ये अदरवाइज अगर आप देखें बिलावल अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो
जीटी रोड मतलब के जो पंजाब है मेन, साउथ पंजाब को अगर आप साइड पे भी कर दें, वहां पे तो पीपल्स पार्टी अच्छी खासी तगड़ी मुकाबले की पोजीशन में है। लेकिन जीटी रोड पर वो अगर हम ये कहें कि एग्जिस्ट ही नहीं करती या मुकाबले की पोजीशन में नहीं है, तो वो ज्यादा वो होगा। तो क्या हाउ मतलब थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि पीपल्स पार्टी कैसे बेहतर कर सकती है इस मामले को, मतलब इस पोजीशन में आ सकती है कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन जाए। सिंध, जनूबी पंजाब की कुछ नशिस्तें, बलूचिस्तान से कुछ नशिस्तें, खैबर पख्तूनख्वा से कुछ, और फिर छोटे इत्तेहादी मिला के एक मखलूत हुकूमत के वजीर आजम बिलावल बन सकते हैं। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पीएमएलएन आपको बेहतर परफॉर्म करती इलेक्टोरली नहीं नजर आ रही फिर पंजाब में। मैं ये अभी कह नहीं सकता, कबलस वक्त होगा। अगर कल इलेक्शन होते हैं तो शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी तक इलेक्शन कब होंगे उसके बारे में भी बहुत सारे सवालात हैं। जो हम सुन रहे हैं कि गालिबन 8 अगस्त को कौमी असम्बली की तहलील की चिट्ठी जो है शहबाज शरीफ सदर को भिजवा देंगे। अगर वो 2 दिन उस पर बैठ भी जाते हैं तब भी 10 अगस्त तक कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी, और फिर उस सूरत में 11 अगस्त के बाद निगरान हुकूमत आ सकती है। लेकिन क्योंकि अब नई कानून साजी हो चुकी है जिसमें इलेक्शन की तारीख देने का हतमी अख्तियार न हुकूमत के पास है, न अदालतों के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है, तो इसलिए ये बातें भी चल रही हैं इस्लामाबाद में कि बजाय नवंबर के हम मार्च में इलेक्शन करें। तो अब से लेकर मार्च तक पीटीआई कहाँ खड़ी होगी, मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वापसी के बाद कितना मुतहरिक कर पाएगी अपने वोट बैंक को, मुआशी हालात किस तरह के होंगे, इमरान खान का क्या होगा, ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका अभी जवाब मिलना बाकी है। इसलिए ये यकीन के साथ कहना कि मुस्लिम लीग नून अगले इंतखाबात में क्या पोजीशन लेगी उसके बारे में कुछ कहना कबलस वक्त है। लेकिन सुलंगी साहब, क्यों मार्च में क्यों इंतखाबात होंगे? मतलब क्या ये तो आइन के तहत तो नवंबर में ही होने चाहिए और हर सूरत होने चाहिए। ये ठीक है, लेकिन क्योंकि अब ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है और जब नवंबर करीब आएगा या अक्टूबर गुजरेगा उस वक्त क्या हालात होंगे ये हम अभी कह नहीं सकते। ये अख्तियार बहरहाल इलेक्शन कमीशन का है। जो आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं खुद मुस्लिम लीग नून से, और इस्लामाबाद के करीब एक शहर है जिसका मैं नाम अक्सर भूल जाता हूं, तो वो सारी आवाज़ें ये कह रही हैं कि शायद नवंबर मुनासिब नहीं होगा, मार्च ज़्यादा मुनासिब होगा, लेकिन मार्च से आगे नहीं जाएगा इलेक्शन। अच्छा, तो मतलब नवंबर से मार्च में चला, इसका मतलब ये कि एक्सपेक्टेड ये है कि निगरान हुकूमत जो है तकरीबन 6 महीने की आएगी। जी बिल्कुल ठीक। और उसकी ज्यादा वजूहात जो है वो इकोनॉमिकली है, पॉलिटिकली है सुलंगी साहब, या अदरवाइज है? ज्यादातर सियासी हैं जी, और फिर थोड़े हद तक मुआशी, सिक्योरिटी सूरत-हाल और भी वगैरह 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 वगैरह। तो ये बताइए सर कि पीपल्स पार्टी जो है वो साउथ पंजाब में तो शमूलियतें हो रही हैं, अदरवाइज जो जीटी रोड का पंजाब है वहां पे व्हाट कैन मेक द पार्टी रिवाइव देयर, व्हाट डू दे हैव टू डू? अब देखिए ना, जो बिलावल साहब हैं, आसफा हैं, जरदारी साहब हैं, वो तो अपनी तरफ से तो वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो वाला रिवाइवल नहीं हमें दिख पा रहा, नजर नहीं आ रहा वो उस तरह का। देखें, जो वस्ती पंजाब का जो वोट बैंक है, नौजवान, मिडिल क्लास, बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेडर्स, उनकी मांगें, उनकी
ख्वाहिशात और उनके ख्वाब अगर उनके करीब करीब आप कोई सियासी प्रोग्राम नहीं देंगे जो कि उनके दिल के करीब हो, तो आप उनको अपने हक में मुतारिक नहीं कर सकते। नाना जो थे बिलावल के, उनके अंदर ये सलाहियत थी। उस वक्त पंजाब की पार्टी जो थी वो पीपुल्स पार्टी थी 70 की। इसी वजह से जब 70 के इंतखाब हुए तो पंजाब असेंबली की 180 सीटें थी, पीपुल्स पार्टी ने 113 ले ली थी। दूसरे नंबर पे जो दौलताना की जमात थी उसके पास सिर्फ 15 सीटें थी। नंबर 1 पे जो जमात थी 113 और नंबर 2 पे सिर्फ 15। और सिंध में पीपुल्स पार्टी के पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी, सिंध हुकूमत भी बना नहीं सकती थी, 60 में से 28 नशिस्तें थी। तो ये जो तब्दीली आई है बेनज़ीर के ज़माने में, हमने उसको पीछे हटते देखा और फिर जब जरदारी साहब ने कंट्रोल संभाला तो फिर ये पीछे हटती गई, तो पंजाब की पार्टी नहीं रही। तो अगर आपने वहाँ पर बहाल करना है तो वहाँ की जो आबादी है उसकी जो ख्वाहिशात, पसंद नापसंद, उनके मुआशी मांगें, उनके जो मसाइल हैं उससे आपको करना पड़ेगा, उसके बगैर आप कर नहीं सकते। मुर्तजा सोलंकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद अजमल वजीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वो रहे हैं। मामलात क्या हैं, खैबर पुख्तूनख्वा की सियासत में क्या हो रहा है, कितने लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, ब्रेक के बाद तफसीली गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन, अजमल वजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजमल वजीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो सिचुएशन है खैबर पुख्तूनख्वा में, वो क्या मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं या और बहुत से मामलात हैं, क्या हो रहा क्या है, जरा बताइएगा। आदिल शाज़ेद साहब, असल में प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि पिछले काफ़ी अरसे से, अगर आप 2013 से देखें ऑनवर्ड, फिर 2018 के इलेक्शन में, तो आप चूँकि पेशावर के रहने वाले हैं और पुराने बासी है पेशावर के, तो आपको पता है कि इसमें ऐसे लोग 2013 के बाद आए हैं जिसमें चंद लोग थे इलेक्टेबल जिन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन मेजॉरिटी लोग वहाँ पे ऐसे आए थे कि नॉर्मली हालत में वो काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते थे, लेकिन वो कोई एमपीए बन गया, कोई एमएनए बन गया और फिर उसके बाद वजीर, कोई जो है ना बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गए। अब सो प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को ये समझ आ रही है कि अगर हम इस वक्त छोड़ते हैं, वो नहीं है। अगर आपको याद हो कि ये जमान पार्क जो जाते थे, तो ये जो कैंडिडेट होते थे टिकट होल्डर, जो टिकट के, ये अपने टिकट को कंफर्म करने के लिए ज्यादा जाते थे और उनको पता था कि भाई टिकट हमारे पास होगी तो वो जो 2013 और 2018 वाला जो वो है उस तरीके से हम फिर जीत जाएंगे। सो कहने का मकसद ये है कि वो बेसिकली जो है ना उनके जहन में ये चीज 2013 से ऑनवर्ड फिर 2018 तक। अच्छा, अब इस पूरे अरसे में ये लोग, चूंकि मैंने आपको बताया कि इसमें मेजॉरिटी वो लोग थे, तो मुझे खुद, मैं उधर वजीर रहा हूं तो मुझे खुद भी नहीं पता था 25, 26 या 30 लोगों एमपीए के अलावा 99 थे, पता नहीं 96 एमपीएस थे, मैं 25, 26 के अलावा तो मैं भी नहीं जानता था। आपसे मैं अभी पूछूं तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने 30, 40 लोगों को जानते होंगे, वही लोग होते थे जो ज्यादा वो। तो इसमें 99 या 98 लोगों को कौन जानता है, पहली बात तो ये। अब ये वो लोग थे कि अगर आज आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में जिन लोगों ने 2013 से ऑनवर्ड 2018 और ये 9, 9.5 साल जो हुकूमत के भरपूर मजे लिए, और इनके हालात अब तब्दील हो गए। ये पहले, अभी इसमें मेजॉरिटी लोग बड़े अमीर बन गए, इनके पास बड़ा कुछ अब आ गया, आपको भी मालूम है, पहले इस तरह के हालात इनके नहीं थे। तो अब ये चूंकि पैसों के हवाले से भी बड़े स्ट्रांग हो गए। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो दो तरीके होते हैं हमारे पश्तो कल्चर में, तो दो तरीके, या ये कि अगर आपने किसी के साथ चलना है तो फिर आए, सामने आए और कहें कि जी मैं साथ खड़ा हूं, फिर चाहे जेल हो चाहे जो भी हो, तो फिर साथ देना चाहिए। अब ये सारे के सारे मेजॉरिटी तो छुपे हुए, आपको नजर भी कभी नहीं आ रहे, तो पता चलता है कि जी चापा लग गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन पकड़ाई नहीं दे रहे हैं, छुपे हुए। लेकिन
इनके आपस में कॉन्टेक्ट्स हैं। हाँ, ये जरूर है, यहाँ तक मेरे मालूमात है कि परवेज खटक साहब के खैर जो इन्होंने वो किया भी है, परवेज खटक, और इसमें भी ऐसे लोग भी है ना कि यहाँ पे वो मुलाकात भी कर लेते हैं, मिल भी लेते हैं, खटक साहब से भी मिलते हैं और दूसरी तरफ रिपोर्ट भी देते हैं, इमरान खान साहब को भी रिपोर्ट देते हैं या वहाँ क़यादत को भी ये रिपोर्ट देते हैं कि जी हमारे साथ ये राब्ते हो रहे हैं। कि मेरे ख्याल में ये जब तक ये चीज कबल अज वक्त होगी कि अगर कोई ग्रुप बनता भी है, ग्रुप बनता है, और मुझे लगता है कि परवेज खटक को ग्रुप बना लेगा, लेकिन बनता भी है तो इसकी वो पोजीशन नहीं होगी जो 2013 और 2018 वाला होगा, क्योंकि जब ये खुद इलेक्शन लड़ेंगे अपने जोरे बाजू पे तो फिर लग पता जाएगा। ये इतना आसान नहीं है कि ग्रुप बन गया या वो बना भी लेंगे और वो सारा कुछ कर लेंगे, बट इस तरह नहीं होगा। 2013 और 2018 के इलेक्शन के बारे में आप मुझसे बेहतर, आपको भी पता है और सबको पता है कि वो किस तरह के इलेक्शन थे और किस तरह वो फिर हुए थे। सूरत हाल इस वक्त ये है कि ग्रुप बंदियों की कोशिश की जा रही है। और दूसरा एक और बात आदिल शाह यहाँ पे हम मिस कर लेते हैं जी, इनमें मेजॉरिटी लोगों के फाइलें बनी हुई है, इन्होंने अपने दौर में टिकटॉक माल कमाया हुआ है, पैसे कमाए हुए हैं। अब अच्छा, वो जो फाइलें हैं, बात कर रहे हैं ना जी, करप्शन की आप बात कर रहे हैं। जी, करप्शन हुई है और उस करप्शन को बचाने के लिए भी उनको लाले पड़े हुए। अब तक आप देखिए नेब के जितने केसेस है सर्द खाने में पड़े हुए हैं। अब कब से बीआरटी का केस चल रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई हतमी रिजल्ट नहीं आया। वो बिलियन सुनामी ट्री का है और इस तरह जो है ना वो मलम जब और जो वो हुए, लेकिन अभी तक उसके हवाले से कोई प्रॉपरली एक्शन भी नहीं लिया गया। ये भी एक हकीकत है खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको भी आप पर इल्जाम ये लगाया गया कि ये करप्ट हैं, इन्होंने पैसे लिए हैं, और उस वक्त 2-3 प्रोग्राम्स में हमने उस पर बात भी की थी, लेकिन उसके बाद ये था कि आप तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि सुरखरू हो गए, क्योंकि मुझे जाती तौर पर पता है बहुत सी चीज़ों का, लेकिन आप फिर भी खामोश रहे। आपने मैंने कई दफ़ा आपको कहा कि आप आए प्रोग्राम में, आपने कहा नहीं बस जो भी है बस वो हो जाएगा, मेरे साथ इंसाफ ही होगा। तो वो इंसाफ जो है वो तो हो गया, लेकिन किसी और तरीके से हुआ और आप उस पर खामोश भी रहे। आदिल शाह साहब, मैं आपको सिंपल 2-3 चीजें बताता हूँ। आपने ये जो मुझे याद है जब ये मसला बना था 2020 12 जुलाई को 2020 को ये मसला बना था, और आप उनमें से सबसे पहले टीवी एंकर थे कि मुझे याद है कि आपने इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी और आपने खैबर पख्तूनख्वा के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट को भी अपने प्रोग्राम में लिया था और प्रॉपर आपने प्रोग्राम इस पे किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद बंदा हूँ पाकिस्तान में आपके सामने बैठा हूँ कि जिस पे जाली ऑडियो करप्शन के इल्जाम तो छोड़ देना जी, वो तो कब होते ना कि मैंने कोई गलत काम किया होता। एक जाली ऑडियो बनाकर और उसको एडिट फैब्रिकेटेड करके और उसको लेकर और उसके ऊपर जनाब मेरे खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश के ऊपर, और फिर मैं उस पे कमीशन बना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक कमीशन बनाया है जो मेरे खिलाफ बनाया और बाकायदा कैबिनेट से मंजूरी, जिसमें उस वक्त एक जज साहब थे रिटायर और एक आईजी साहब थे रिटायर और इस तरह के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, 3 रुकनी जो है ना वो कैबिनेट से इंक्वायरी कमीशन बनाया और उस इंक्वायरी कमीशन को 1 महीने का टाइम दिया गया। उन्होंने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करके और उसके बाद फिर जब उन्होंने वो अपनी रिपोर्ट दे दी तो भी रिपोर्ट मेरा पब्लिक नहीं कर रहे थे, और क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, तो मुझे 1 साल तक तकरीबन जलील ख्वार करके, और उसके बाद मेरा तकरीबन ये 14 जुलाई 2020 को मेरे खिलाफ कमीशन बनता है और 9 मई 2021 को रिजल्ट आता है और वो पब्लिक किया जाता है। और उस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो कि आपके गिरई है पेशावर में, कामरान बंगट साहब अनाउंस करते हैं कि जी अजमल वजीर का फोरेंसिक और ये सारा कुछ कमीशन का होकर और वो इसमें बेगुनाह हो गए। अच्छा, प्रोग्राम भी हटाना भी, कमीशने भी,
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस तक नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि खान साहब उस वक्त फरमाते थे कि जिसके ऊपर गलत या सही इल्जाम लगे उसको सामना करना चाहिए। तो उस पे हमने सामना किया और उस पे मैं चुप हुआ और उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह सरखुरू हुआ। अब ये सारा कुछ होने के बाद जिन लोगों ने ये साजिश की थी, जबकि मैं तो सुरखुरू हुआ, उनके मैंने सारे सबूत दे दिए, बट उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने उस वक्त चीफ मिनिस्टर को सारे सबूत दिए, मेरे पास उसके प्रूफ है, सारी चीजें दिए कि कहां पे किस तरीके से प्लानिंग। तो चूंकि वो सारे मिले हुए थे और मुझे हटाना था, तो इस तरीके से उन्होंने हटाया। फिर उस वक्त से लेकर बाद तक मैं चुप इसलिए रहा कि जब तक कमीशन की रिपोर्ट की अगर मैं कोई बात करता तो सारे लोग कहते कि जी कमीशन से भाग रहा है। मैंने कहा चलो कर ले, उन्हीं के कमीशन से मैं बेगुनाह साबित हुआ। लेकिन आज कितने लोगों के ऑडियो आए आपको पता है, और कितने वीडियो आए पाकिस्तान में। अभी एक कमीशन बना है, वो जो जज साहबान का बना है, लेकिन उसका भी रिजल्ट तो नहीं आया। मैं वाहिद बंदा हूं पाकिस्तान का जिसके खिलाफ ये कमीशन बना था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें सरखुरू हुआ। तो वो चूंकि मेरी जात की बात थी, इसलिए जो आपने बात की कि जनाब आप टीवी पे नहीं आ रहे थे और आप सामने नहीं आ रहे थे, वो मेरी जात की बात थी, मैंने वो बर्दाश्त किया। लेकिन 9 मई का वाकया जब हुआ तो आदिल शाहजेब साहब मेरे जैसे बंदे के लिए चुप रहना, या इस तरह के जो ये लोग कर रहे कि मुंह छुपाकर और भागे हुए और इधर चुप रहे उधर चुप रहे, उससे दो बातें होती है। या तो आप उस नैरेटिव के साथ हो, ठीक है जी, तो आप नरों की तरह सामने आए और आप कहें कि जी जो ये कह रहे हैं या ये जो नैरेटिव है या ये जो 9 मई का वाकया है, इसमें मैं इस नैरेटिव के साथ। मैं चूंकि ये समझ रहा था बींगे पाकिस्तानी के 9 मई का वाकया पाकिस्तान के तारीख का सियाह तरीन वाकया था, और इस पे यहां तक कहा गया कि 76 साल में इंडिया वो नुकसान नहीं दे सका जो कि 9 मई के वाकया से। उसमें मेरे जैसे बंदे को सामने आना था और उसके बाद मैंने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद मैं साइड पे हो गया हूं। लेकिन इस तरह मैं नहीं कर रहा हूं कि बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग रहे थे, हमने वो चीजें भी फेस की है, इनकी वो जो इंतकामी कार्रवाई थी, वो जो साजिश थी, वो भी नरों की तरह फेस की। लेकिन जब मुल्क की बात आई, वो जात की बात थी, लेकिन जब आदिल शाहजेब साहब मुल्क की बात आई, फिर हमने कहा कि नहीं, अब इनफ इज इनफ, अब हम नहीं रहेंगे। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में या दूसरे लोग करें, किसी को 45 दिन के बाद याद आ जाता है कि 9 मई का वाकया हुआ था और उसके बाद आकर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, किसी को 2 महीने के बाद याद आ जाता है कि 9 मई का वाकया है। और पहले हफ्ते में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये 9 मई का वाकया जो है ना, इस पे अब किसी सूरत में मैं इस नैरेटिव के साथ नहीं चल सकता हूँ। चले अजमल वजीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हम मईशत पर भी बात करेंगे, डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF से तो पाकिस्तान के मामलात तकरीबन तय पा चुके हैं और हमने देखा कि मार्केट में यकीनी की एक सूरत हाल भी आ चुकी है, रुपए स्ट्रेंथन होते जा रहा है। लेकिन क्या ये जो हमें जो नजर आ रहा है ये आर्जी है, महीना 2 महीने रहेगा, या और भी पाकिस्तान को इकदामात करने हैं, और वे फॉरवर्ड क्या है? डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि एक IMF के साथ आप उसको जो भी नाम दें, बट यही कहेंगे कि एक जो एग्रीमेंट था जिसका हम इंतजार कर रहे थे 8-10 महीने, वो तो चले तकरीबन हो चुका है और उसकी वजह से हमें एक स्टेबिलिटी नजर तो आ रही है, इस्तेकाम हमें नजर आना शुरू हो गया है। लेकिन ये इस्तेकाम जो है ये क्या मुस्तकिल है, गैर मुस्तकिल है? जी देखिए, ये एक ब्रिज फाइनेंसिंग आप इसको कह सकते हैं। जाहिर है कि ये देर आए दुरुस्त आए, एक बहुत ज़रूरत थी इस वक्त पाकिस्तान को, ना सिर्फ ये कि एक अश्योरिटी उसमें आए जो मार्केट्स को, बल्कि एक स्टेबिलिटी मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये थी कि IMF की डील ना होने की वजह से जो इनफ्लो ऑफ डॉलर जो रुक गया था, उसका को थोड़ा शुरू होने की ज़रूरत थी। तो आप ये कह सकते हैं कि गो कि ये एक ब्रिज फाइनेंसिंग है, एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है, जो कि उसके बाद अगला प्रोग्राम भी मैं 2024 में होते हुए देख रहा हूँ। लेकिन अगर ये ना होता तो फिर सितंबर ऑनवर्ड पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं।
तो डॉक्टर साहब क्या ये कहना दुरुस्त है कि अगर ये प्रोग्राम ना होता IMF के साथ तो हम डिफॉल्ट कर जाते बस तकरीबन? जी बिल्कुल, हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं क्योंकि सितंबर ऑनवर्ड फिर पाकिस्तान के लिए जो था वो अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाता एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का। और अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है वो ना होती हमारे पास तो जाहिर है कि फिर सितंबर के बाद की जो बैरूनी अदायगी है वो करनी बहुत मुश्किल हो जाती पाकिस्तान के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी रुपए है उसमें स्टेबिलिटी तो अब देखने में आई है। 10-15 रुपए जो है वो ओपन मार्केट में भी वो नीचे आ गया है, लेकिन आगे हमने अदायगियां भी करनी है और वो भी करनी है। तो इस सब कुछ के बावजूद क्या रुपए फिर भी मतलब 2-3 मंथ्स डाउन द लाइन अंडर प्रेशर रहेगा आपके ख्याल में? देखिए कल ये 10-15 रुपए नीचे आया था, आज आप देखिए तो आज जो मार्केट क्लोज हुई तो कोई 2.5-3 रुपए दोबारा वो उसकी कद्र में कमी आई। डॉलर जो था कल 15 रुपए नीचे था, लेकिन आज रुपया जो है वो फिर स्लिप कर गया। और उसकी वजह ये कुछ दिन तो ये रहेगा इसी तरह। ये शायद जब हमें पहली ट्रांच मिलेगी 15 जुलाई के लगभग तो फिर रुपया मुस्तहकम होगा। लेकिन चूंकि एलसीज का जो इस वक्त बैकलॉग है वो 5 से 6 अरब डॉलर का है, तो जब कमर्शियल बैंक इन एलसीज को क्लियर करने के लिए डॉलर अरेंज कर रहे होंगे तो जाहिर है कि ये वो वक्त होगा जिसमें रुपया फिर प्रेशर में आएगा। लेकिन अब रेंज बाउंड रहने की तवक्को है। वो जो पैनिक बाइंग हो रही थी या होल्डिंग हो रही थी रुपए की डॉलर की, वो अब रुक जाएगी। इस IMF डील के नतीजे में ये सर्टेनिटी जरूर आ जाएगी कि फॉरेन मार्केट्स में उस तरीके का ब्लड शेड नहीं होगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये बताइएगा कि देखिए अब 12 अगस्त को असेंबली ने तहलील होना है, तो इट्स ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि मतलब या तो इलेक्शंस नवंबर से पहले होंगे, वो 60 दिन या 90 दिनों वाला किस्सा है, लेकिन नवंबर ऑनवर्ड्स तो मामला जा नहीं सकता। निगरान हुकूमत आएगी, तो निगरान हुकूमत जो है वो 3 महीने के लिए आती है, ज्यादा के लिए आती है, अब तो हम बात भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर निगरान गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है, वो मामलात को उसको कैसे संभालना होगा? मतलब IMF के साथ डील करना है, अब अगली गवर्नमेंट जिसकी भी आती है वो वैसे ही है, दरमियान में पेमेंट्स वगैरह भी करनी है। तो क्या ये आपको टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है इन वजूहात की वजह से और अदरवाइज भी? देखिए मुझे लग ये रहा है कि 12 अगस्त तक बहुत सी चीजें इन प्रिंसिपल डिसाइड हो जाएंगी। अगर कोई चीज पार्लियामेंट होनी है तो वो भी हो चुकी होगी। और जो ज्यादा मुश्किल फैसले हैं वो निगरान हुकूमत के जिम्मे पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी टैरिफ की रीबेसिंग करना, या अगर टैक्सेशन में कुछ रद्दबदल करना है तो वो उस तरह के टफ फैसले जो है वो PDM हुकूमत नहीं लेगी, चूंकि बजाय इसके कि वो अपनी पॉपुलैरिटी स्टेक पे लगाए वो निगरान हुकूमत के जिम्मे लगेगा। और उसके बाद फिर जब इलेक्शन होते हैं तो अगली हुकूमत को भी इन्हीं फैसलों का तसलसल जारी रखना होगा। आइन की रूह से निगरान हुकूमत कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, लेकिन जो ऑलरेडी चीजें नेगोशिएट हो चुकी हैं उनको वो कंटिन्यू रखेगी। और अगली हुकूमत कंटिन्यूटी की बेसिस पे उसको 2024 मार्च से ऑनवर्ड एक प्रोग्राम जो है वो नेगोशिएट करना होगा। अब ये जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है इसमें 2 रिव्यू आएंगे। पहला रिव्यू जो है वो सितंबर के एंड में और दूसरा रिव्यू जो है वो दिसंबर के एंड में। तो जाहिर है कि निगरान हुकूमत जो है वो पहला रिव्यू मुकम्मल करवा रही होगी, और अगर उस वक्त तक इलेक्शन हो चुके हुए तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो दिसंबर के बाद वाला रिव्यू जो है वो मुकम्मल करवाएगी, जिसकी बेसिस पे आपको जो 3 ट्रांचेस हैं वो मिल रही होंगी। पहली ट्रांच जुलाई में, दूसरी सितंबर के एंड में और तीसरी दिसंबर के एंड में, प्रोवाइडेड कि सारी चीजें जो हैं वो स्मूथली चलें जैसा कि पाकिस्तान ने कमिट किया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो अक्सर और IMF से इसकी वजह से मामला रुका भी हुआ था, हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की उसकी बात करते हैं, तो मतलब अगले 1 साल में पाकिस्तान ने किस मद में और कितने पैसे देने हैं लोगों को? 21-22 अरब डॉलर की बात होती है, लेकिन उसमें डेब्ट सर्विसिंग कितनी है, वापस कर्जा कितना करना है, उसमें रीस्केड्यूलिंग कितनी हो सकती है और खजाने पे कितना बोझ रहेगा? जी, जब हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की या रोल ओवर्स की तो उसमें 2-3 चीजें आती हैं। उसमें एक तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो तकरीबन
अगले 3 सालों में मुसलसल वो 30 से 35 बिलियन डॉलर पर एनम रहने की तवक्को की जा रही है कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो कम होगी, इंपोर्ट जो है वो ज्यादा होगी। और ये गैप, इस गैप को पूरा कहाँ से किया जाता है? इस गैप को पार्शली तो आपका रेमिटेंसेस जो है वो पूरा करती है। रेमिटेंसेस के बाद जो फिर भी जो फिगर गैप बच जाता है वो आपको उसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए। दूसरी फाइनेंसिंग जो है वो डेट सर्विसिंग के लिए चाहिए होती है। जाहिर है कि जहाँ जहाँ पे आपको पेमेंट्स करनी है उसमें एक जो बड़ा मामला होता है वो रोल ओवर्स का होता है। ये वो है कि जिसमें आप टेक्निकली डिफॉल्ट नहीं करते, दोस्त ममालिक को आप आज पेमेंट कर देते हैं, चाइना, सऊदी अरब, यूएई को, और अगले दिन आप उनसे चेक वापस ले लेते हैं दोबारा से उस कर्जे को, यानी आपने रोल ओवर ले लिया, तो वो भी इसमें जारी रहेगा। तीसरी जो हमारी पेमेंट्स होती हैं वो सॉवरेन बॉन्ड्स की होती हैं, जैसे कि एक मेजर पेमेंट आएगी जो कि अप्रैल 2024 में है, यूरो बॉन्ड्स की पेमेंट है। तो ये वो 3 तरह की पेमेंट है। अब इन तीनों का जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन जो रवा माली साल जो कि 1 जुलाई से शुरू हो गया है, इसमें कोई 25 अरब डॉलर का है। अब जब हम इस 25 अरब डॉलर को देखते हैं कि वो कहाँ से पूरा होना है, तो IMF का सर्टिफिकेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कि IMF के सर्टिफिकेट के बाद जिनीवा प्लेजेस की पे नजर जमा के बैठे हैं जो कि 10 बिलियन डॉलर की प्लेजेस थी, जिसमें से 8.5 अरब जो है वो वर्ल्ड बैंक और ADB और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का था। तो वो तभी आना था जब IMF का हमें सर्टिफिकेट मिलता। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक का एक और लोन है जो कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, वो कुछ 750 मिलियन डॉलर का है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का लोन है, वो कुछ 250 मिलियन डॉलर का है। और सऊदी अरब और चाइना और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक वगैरह से हुकूमत नेगोशिएट कर रही है और कर चुकी है कि वो अपनी रोल ओवर जो है यानी डिपॉजिट अपने वो डबल कर दे। और जैसे हम देख रहे हैं कि फिच और मोडी जो है उन्होंने हमारी क्रेडिट रेटिंग थोड़ी सी बेहतर की। बार्कलेज ने भी कल हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर की। हम उन्होंने मार्केट वेटेज पे ले आए अंडरग्राउंड वेटेज से। तो ये वो फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने कुछ बॉन्ड भी फ्लोट कर पाएगा। और लेकिन ये सारी चीजें जो है ये इतनी टाइटली वो पैक्ड है कि कहीं पे एक स्लिप होगा तो बाकी सारी चीजें स्लिप होने का खतरा है। तो अब आपके पास T20 वाली सिचुएशन है, वो जो आपके पास टेस्ट मैच वाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो हर ओवर में जितने लैप्सेस आएंगे वो आपके आखिर वाले ओवर्स को उतना मुश्किल बना देंगे उसमें टारगेट को अचीव करना। तो ये अब मंथ टू मंथ पे पाकिस्तान को IMF के साथ अपनी कमिटमेंट पूरा करनी होगी और मंथ टू मंथ बेसिस पे जो हमारे एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं उनके साथ राब्ते में भी रहना होगा ताकि उनकी तरफ से जो प्लेजेस हैं और जो कमिटमेंट है वो पूरी हो सके। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।